आज हम अस्कोट आराकोट यात्रा के दौरान हमारा जो गुत्तू से मध्यवर्ती पड़ाव है वो है हटगुणी बुग्याल, जिसको भैरव चट्टी भी कहा जाता है। यह बासर पट्टी और भिलंग पट्टी के बिल्कुल मध्य में स्थित है। बहुत ही शानदार बुग्याल। ये गंगोत्री से केदारनाथ जाने का पहले पुराना ट्रैक हुआ करता था और सारे लोग जो भी यात्री आते थे, जब बद्रीनाथ या केदारनाथ जाने के लिए सड़कों का रास्ता नहीं था तो सारे यात्री पैदल यात्रा करते थे, वो इसी रूट से करते थे। और आज हम भी आए हैं। मेरे साथ हैं मेरे परम मित्र श्री जयहरी श्रीवास्तव जी और श्री प्रमोद जगवान जी, जो इस यात्रा में हमारे साक्षी हैं। आप यहाँ की सुंदरता देख सकते हो। यहाँ से आपको पूरी बासर पट्टी दिखाई देगी और बासर के साथ साथ कुछ क्षेत्र आपको थाती बूढ़ा केदार पट्टी के भी दिखाई देगी। पहले पुराने ज़माने में, आज तो खैर हम आधुनिक युग में प्रवेश कर चुके हैं और आज धीरे धीरे जो उत्तराखंड से लोग पहाड़ की खेती, पहाड़ में जो पशुपालन होता था, वो धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है और लोग यहाँ से छोड़ छाड़ के मैदानों में बस रहे हैं। हालांकि कुछ लोग मैदानों में अच्छा खा कमा रहे हैं। इस पे मेरे बड़े भाई श्री जयहरी वास्तव जी ज़्यादा प्रकाश डाल सकते हैं कि क्यों लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव। डॉक्टर श्रीवास्तव। और देखिए, जैसा कि पहले महेश भट्ट ने बताया कि सबसे पहले तो शायद मैं, प्रमोद, महेश या कोई भी ऐसा आगंतुक या ऐसा पथिक जो इन रास्तों से होकर आता होगा या जाता होगा, वो पहले तो यहाँ के प्रकृति के आनंद से या प्रकृति के मोहाकर्षण से बच नहीं सकता। प्रकृति इतनी सुंदर, अप्रतिम सौंदर्य से भरी हुई कि हम मतलब कह नहीं सकते कुछ। ऊपर से देखो देवताओं के मंदिर, जैसे अभी ये भैरव देवता का मंदिर आप देख रहे हैं, एक तो पहले बुग्याल वाली पूरी आप स्थिति देखें और उसी के बीच में फिर ये मंदिर है और मंदिर से शौचालय भी इतनी दूरी पर रखा गया है। तो देखिए, एक आदर्श स्थिति जो हमारे पूर्वजों ने हम लोगों के लिए एक समाज में स्थापित की थी और हमारे पूर्व के समाजों ने किस प्रकार से एक व्यवस्था को बनाया था, कैसे वो पट्टियों को अलग रखते थे या सीमांकन करते थे। जैसे नीचे हमने देखा, फिर अभी हम यहाँ पर आ गए हैं, जैसे इसको आपने, महेश ने भी बताया। तो देखिए कितनी अच्छी स्थिति, स्वच्छता का पूरा ध्यान, मान मर्यादा का पूरा ध्यान, पर्यावरण का पूरा ध्यान और उसी के साथ साथ फिर उनकी बसावटें। नीचे हम भोट से आ रहे हैं जहाँ लोगों का भैंसों का बसेरा था। तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि जिसको आज लोग समृद्धि समझते हैं कि भाई आपकी चकाचौंध से भरी हुई ज़िंदगी और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उससे बड़ा आनंद तो यहाँ है। यहाँ शायद कोई शुगर का पेशेंट ना हो या उसे इतनी बीमारियाँ ना हो। और ये लोग मेहनत कश लोग हैं। भिलंग लोग बहुत मजबूत माने जाते थे। और एक कहानी मैंने कभी सुनी थी किसी से, अब वो मैं अब तक उसका पता नहीं कर पाई हूँ कि कौन सा व्यक्ति था, किस गांव का था या क्या उसका नाम था। कहा जाता है बहुत पूर्व में कि एक बार टिहरी राजा के पास कोई बाहर से किसी ने न्योता भिजवाया कि हमारे देसी पहलवान आ रहे हैं और आपके यहाँ उत्तराखंड में तो कोई पहलवान होता ही नहीं है। किसकी अगर हिम्मत है कि जो आपके हमारे पहलवान को हरा दे। देसी में उस समय चाहे काशी के राजा हों या महाराष्ट्र के कोई, क्योंकि उसमें काफ़ी रजवाड़ों में आपस में कई प्रकार के खेल और स्पर्धाएँ चलती थी। यही उस समय मनोरंजन के साधन भी होते थे। कहाँ चलना रास्ता? मनोरंजन जो थे वो यही थे। तो बताते हैं कि जो बाहर का पहलवान था वो बहुत कुछ खाना खाता था, उसको गोश्त चाहिए था, बहुत ज़्यादा उसको घी दूध चाहिए था। तो उसकी खुराक देख के राजा घबरा गया। उसने सोचा कि हम अब किसको बोलें कि अब हमारी लाज कौन रखेगा इन पहाड़ों की। तो बताते हैं भिलंग से कोई एक व्यक्ति था और जब भिलंग से वो व्यक्ति जो उससे के लिए नामित किया गया कि ये भाई फलां पहलवान से लड़के एक स्पर्धा में हमारी नाक रखेगा। अब ये तो पता नहीं था कि हारेगा जीतेगा, लेकिन वो कहानी जो है जो मैंने सुनी थी, तो बताते हैं कि भिलंग का जो पहलवान था, अब उस दूसरे पहलवान के, जो देसी पहलवान था, जहाँ से न्योता आया था हमारे टिहरी के राजा को, तो बताया गया कि उसकी भी उत्सुकता जानने की हुई कि चलो कौन आखिर जो मुझसे लड़ सकेगा, इतनी हिम्मत और इतनी ताकत किस में होगी, कौन मुझसे लड़ पाएगा। तो उसने कहा चलो उसकी मेरी डाइट तो इतनी है, मैं तो इतना गोश्त खाता हूँ, इतना खाना खाता हूँ, लेकिन कौन सा पहलवान है जो उसकी क्या खुराक होगी। तो ये उत्सुकता उसको जानने की उसने प्रेरित करा। तो उसने जानना चाहा कि आखिर कितनी उसकी खुराक है। तो पता चला कि जो भिलंग का पहलवान था
उसका भात की परात सजी हुई थी, उसकी भात की परात सजी हुई थी, और वो एक बोरी से तिल निकाल रहा था और तिल को यूं ही हाथों से मसल के पूरा तेल उसका जो है उसके भात में जा रहा था। तो पूरा का पूरा जो तेल जब उसके भात में जा रहा था, गिर रहा था, तो जैसे तेल जैसे चुआते हैं पूरे मशीन में, या पुराने ज़माने में जो जांत में पीसते थे, तो वो देख के जो देसी पहलवान था वो भी घबरा गया। ये तो मुझे मसल के रख देगा। जो तिल से तेल निकाल सकता है हाथ की मुट्ठियों से, वो कितना पहलवान होगा। भले दिखने का कमज़ोर था लेकिन उतना बलशाली नहीं था। मांस ज़्यादा डिलडॉल देसी पहलवान के थे, लेकिन हमारा जो भिलंगा का पहलवान था वो ताकत में उससे कहीं गुना ज़्यादा था। तो इससे हमारी लाज भी बचती है, और हमारे यहाँ की कहानियाँ जो हैं जो कई गुप्त हो गई हैं, कई जगह इतिहास खोजे जाने बाकी हैं। तो सोचिए कि हमारे कैसे लोग रहे होंगे यहाँ के इतने पहलवान, जिन्होंने उस समय ये बड़े बड़े मंदिर, किले और मंदिरों का निर्माण कराया। और महेश भट्ट भी बता रहे थे कि इनके पूर्वजों में जहाँ इन्होंने कल हमारा रात का ठहराव था, जहाँ कल हम रुके थे, तो इनके दादे परदादी लोगों ने बताते केदारनाथ तक पैदल लोगों को पिट्ठू पे उठा के ले आया है, या बहुत सामान 40-100 किलो तक ले आया। तो सोचिए वो लोग कितने पहलवान थे। और यही कहानी को समाप्त करते हैं और आगे हम प्रकृति के नज़ारे से बासर पट्टी की ओर आगमन करते हैं।